राधे राधे आप सभी को। हम लोग देख रहे थे 2021 का पेपर, तो उसमें 60 नंबर तक हम लोगों का हो गया था। अब 61 नंबर से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो इसको ख़त्म कर लेंगे हम लोग, 2021 का पेपर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पीजीटी का पेपर देखा जाएगा, यूपी पीजीटी का पूरा, और उसके बाद युद्ध देखा जाएगा। ठीक। तो देखिए यहाँ पे पूछा है 61वां प्रश्न ये है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो ब्रजभाषा एक बोली है, इसका किस अपभ्रंश से विकास हुआ है, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, कि मागधी अपभ्रंश से हुआ है, कि अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है, कि ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक। अब यहाँ पे देखिए नीचे दिया है कि ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें अपभ्रंश है, उपभाषा है और बोली है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी का। और उससे ये सब बोलियां निकली हैं, 5 बोलियां हैं। ये भी प्रश्न बन जाएगा कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो 5। ठीक। तो ये कौरवी है, कौरवी राहुल सांकृत्यायन जी कहे खड़ी बोली को। ये बांगरू है। ठीक। तो ये हरियाणवी है, इसको बांगरू कौन कहा, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और ये ब्रजभाषा है। ठीक। ब्रज है, बुंदेली है और कन्नौजी है। तो ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है। ठीक, ये भी ध्यान देना है। अब देखिए उपभाषा में और राजस्थानी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। तो राजस्थानी हिंदी में भी 4 बोलियाँ आती हैं। एक यहाँ पे देखिए मारवाड़ी है, जयपुरी है, इसको ढूढ़ाड़ी भी कहा जाता है, मेवाती है और मालवी है। तो यहाँ पे ये पूछ लेता है अक्सर कि कौन किस क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब पूर्वी राजस्थानी कौन है, पश्चिमी राजस्थानी कौन है। तो इसमें ध्यान ये देना है कि ये जयपुरी है ना, तो इसमें पुर आ रहा है। ठीक। तो ये पूर्वी हो जाएगी। मेवाती है तो इसमें त आ रहा है, तो ये उत्तरी हो जाएगी। और ये मालवी दक्षिण में हो जाएगी, और मारवाड़ी ये पश्चिमी राजस्थानी में आएगी। ठीक। अब देखिए पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियाँ आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। और देखिए ये अपभ्रंश है, तो अर्धमागधी है और मागधी है। तो अर्धमागधी में भी पूर्वी हिंदी आती है। ठीक, एकदम याद रहना चाहिए कि अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। और इससे किसका विकास हुआ है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन 3 बोलियों का विकास हुआ है पूर्वी हिंदी से। ठीक। अब देखिए ये मागधी है, यहाँ पे मगधी नहीं है, मागधी अपभ्रंश है। तो इससे निकली है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियाँ आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक। अब आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, तो वो किसकी स्थापना किए? अष्टछाप की स्थापना किए थे। तो ये कब किए थे, यही पूछ रहा है। 1555 में किए, कि 1558 में किए, कि 1560 में किए, कि 1565 में किए। तो ये 1565 में अष्टछाप की स्थापना किए थे। ठीक। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के एवं 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। तो इसमें 8 जो है कि भक्त थे, कृष्ण भक्त। उसमें 4 इनके थे शिष्य, गोस्वामी विट्ठलनाथ के, और 4 वल्लभाचार्य जी के थे। तो अब वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन थे देख लिया जाए। कुंभन दास थे। ठीक। सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 वल्लभाचार्य के थे। और विट्ठलनाथ के कौन कौन थे? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है। ठीक। कि ये जो है अष्टछाप है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप जो है, अष्टछापी जो कवि हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखा जाएगा, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो कुंभन दास जो थे, ये सबसे बड़े थे अष्टछापियों में। ठीक। सबसे पहले इनका जन्म हुआ 1468 में। और प्रथम अष्टछापी कवि पूछेगा तो कुंभन दास को बताया जाएगा। ठीक है। अब देखिए सूरदास, ये सबसे कहा जाए कि प्रसिद्ध हैं अष्टछापी, तो यही सूरदास ही हैं। तो इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर है और सूरसारावली है और साहित्य लहरी है। ठीक। कौन कौन सी रचना है? सूरसागर है और सूरसागर, ये। ठीक। सूरसागर है, 3 रचनाएं हैं इनकी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। तो इसमें ध्यान ये देना है कि सूरसागर जो है उसमें भ्रमर गीत है। ठीक। और माना जाता है कि सूरदास से भ्रमर का परंपरा की शुरुआत होती है। और सूरसारावली जो है उसमें 1107 छंद है। और उसमें संसार को होली का रूपक मानकर वो रचना किए हैं सूरसारावली की। और साहित्य लहरी है, तो उसमें अपनी वंश परंपरा दिए हैं। अभी प्रश्न बना है कि वंश परंपरा किस में दिए हैं, तो साहित्य लहरी में दिए हैं। और साहित्य लहरी में ही 118 दृष्टिकूट पद हैं। ठीक। तो ये भी ध्यान देना है कि साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद हैं। ऐसे शुक्ल जी तो मानते हैं कि वो सूरसागर में है, जो दृष्टिकूट पद है वो सूरसागर में मानते हैं शुक्ल जी, लेकिन वो साहित्य लहरी में है, ये भी ध्यान देना है।
और ये हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक भी रहे हैं सूरदास। अब देखिए परमानंद दास हैं, ठीक। तो ये परमानंद दास जो हैं, इनकी रचना ध्यान देना है कि परमानंद सागर नाम से एक है और एक है दान लीला, ठीक। ध्रुव चरित नाम से लिखे हैं परमानंद दास। और ये भी ध्यान देना है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कौन कहा है, तो विट्ठलनाथ कहे हैं, वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं। और इनको वात्सल एवं श्रृंगार रस का सम्राट भी कहे हैं शुक्ल जी। और ये कृष्णदास जो थे, ये शूद्र थे, ठीक। कृष्णदास जो थे शूद्र थे और इनकी रचना है जुगलमान चरित और प्रेम तत्व निरूपण। और एक चीज़ है देखिए यहाँ पे, विट्ठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी। तो ये प्रश्न बना था, इसी में बना था, जो है 2021 में ही बना है, आगे मिलेगा कि सबसे पढ़े लिखे संत कौन थे। तो हम लोग लगाए थे सुंदरदास को, लेकिन ये पूछ देगा कि पढ़े लिखे अष्टछापी कौन थे, तो गोविंद स्वामी को बताया जाएगा, ठीक। अब देखिए चित स्वामी हो गए चतुर्भुज दास। तो ये भी पूछ लेता है चतुर्भुज दास जो थे ये कुंभन दास के पुत्र थे। तो पूछ लेगा कि अष्टछापियों में पिता पुत्र का संबंध किसमें था, तो कुंभन दास में और चतुर्भुज दास में। और नंददास को देख लीजिए, ये भी सूरदास के बाद इन्हीं का नंबर है। प्रसिद्धि में सूरदास के बाद नंददास आते हैं। तो ये लिखे रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखे हैं, ठीक। इनको जड़िया कवि कहे हैं कौन, शुक्ल जी। और कवि जड़िया और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ठीक। तो नंददास को जड़िया कवि कौन कहे, शुक्ल जी कहे। और ये भी भंवर गीत लिखे हैं। तो इनका भंवर गीत जो है वो दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है नंददास का। तो ये 60 में थोड़ा हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा इस पे। और अब देखिए 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय होता है ना, तो कौन इसे पूछ रहा है कि तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। तो शिक्षक है, पौरुषेय है, मायावी है, सजावट है, ठीक। तो सजावट जो शब्द है इसमें आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जो कृदंत है। जो कृदंत होता है वो क्रिया के साथ लगता है, ठीक। कृत धन अंत हम लोग पढ़े थे संधि में, कृत धनंत तो क्रिया के साथ लगता है, उसको कृदंत कहा जाता है। तो सजाना क्रिया है, ठीक। तो यही हो जाएगा। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मिलने से बने शब्दों को कृदांत। जबकि शिक्षक इसमें अक है, मायावी ई तथा पौरुषेय ए में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब 64 नंबर प्रश्न ये है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहा है, द्रुत विलंबित छंद है एक, ठीक। तो इसके प्रत्येक चरण में कैसे होता है उसका समीकरण यही पूछ रहा है। तो 2 तगड़ 1 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण, 1 जगड़ 1 तगड़ 1 जगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण, 1 तगड़ 1 भगड़ 2 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण। और डी वाला है 1 नगड़ 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। तो डी वाला जो है इसमें सही हो जाएगा, ठीक। 1 नगड़ 2 भगड़, ध्यान देना है कि 1 नगड़ 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण, ठीक। तो ये द्रुत विलंबित हो जाता है। द्रुत विलंबित छंद में 1 नगड़ 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। यह एक वर्णिक छंद है, ठीक। अब देखिए इसका उदाहरण दिया है यहाँ पे कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिला पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसको आप लोग बताइएगा कि किस रचना से है पंक्ति, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा, कमेंट में करके बताइएगा इसको। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। हेमचंद्र ने किया कि जोइंदू ने किया कि धनपाल ने किया कि सोमनाथ ने किया। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जोइंदू करते हैं, ठीक। और ये तो होगा जोइंदू। इनको अब हेमचंद जो है इनको भी ध्यान देना है, ये शब्दानुशासन लिखे हैं, शब्दानुशासन हेमचंद लिखे हैं। और हिंदी शब्दानुशासन कौन लिखा है, किशोरीदास वाजपेयी। ये भी प्रश्न बन जाएगा। धनपाल भविष्यत कहाँ लिखे, ठीक। यहाँ पे नीचे मिलेगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जोइंदू ने किया था। जोइंदू का समय 8वीं सदी है। इनकी प्रमुख रचनाएं परमात्म प्रकाश एवं योगसार है। इनकी रचनाएं ध्यान देना है। तो इनकी 2 रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार, ठीक। जबकि भविष्यत कहा, ये भविष्य दत्त कथा है धनपाल की, कुमारपाल चरित। देखिए यहाँ पे पाल चरित है तो ये हेमचंद की रचना है, लेकिन कुमारपाल प्रतिबोध रहेगा तो सोमप्रभ सूर्य की रचना रहेगी। तो प्रतिबोध आ रहा है तो उसमें भी तो आ रहा है ना, तो देखिए इसको कैसे याद किया जाएगा। कुमारपाल चरित है और एक है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल
प्रतिबोध। तो इसमें कैसे याद किया जाएगा इसको कि कौन किसकी है? तो देखिए यहाँ पे प्रतिबोध आ रहा है ना, तो सोमप्रभ सूरी, तो यहाँ पे प्र आ रहा है ना, और सोमप्रभ सूरी तो उसमें प्र आ रहा है, तो ये इसको याद कर लिया जाएगा कि ये रचना जो है सोमप्रभ सूरी की है। ठीक। और कुमारपाल चरित जो है हेमचंद की रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए कि एक ही तरह से रचना रहती है तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, छंदोनुशासन है और देसी नाम मालाकोश आदि हेमचंद की रचना है। अब देखिए श्रृंगार विलास एवं रस पीयूष निधि है, यहाँ पे पीयूष निधि जो लिखा है ये रस पीयूष निधि है। तो श्रृंगार विलास है और रस पीयूष निधि ये सोमनाथ की रचनाएं हैं। श्रृंगार विलास में नायिका वेद है, रस पीयूष निधि काव्यशास्त्र पर एक पांडित्यपूर्ण ग्रंथ है जिसमें रस, अलंकार, ध्वनि आदि का विवेचन है। तो ये सोमनाथ की रचनाएं हैं। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो लिखे हैं उपन्यास रहस्य नाम से निबंध संग्रह है किसका? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है कि बालकृष्ण भट्ट का है कि प्रताप नारायण मिश्र का है कि बाल मुकुंद गुप्त का है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1864 में हुआ था ना। इनका उपन्यास रहस्य इन्हीं का है, निबंध संग्रह। और ये बालकृष्ण भट्ट भी निबंध लिखे हैं, सबसे ज़्यादा निबंध यही लिखे हैं। प्रताप नारायण मिश्र लिखे हैं बात नाम से, भाव नाम से, मुछ नाम से। और बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे इन्हीं का निकलता था ना। अब देखिए उपन्यास रहस्य शीर्षक से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध संग्रह है। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वीकार किया, तो इसमें क्या स्वीकार करते हैं कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी है। ठीक, अब देखा जाए आगे 67 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है मतलब तत्सम होगा। तो राजा है, खेत है, किसान है, दाहिना है। तो यहाँ पे जो राजा है ये तत्सम है। ठीक, इसका राव होता है या राय। ठीक ना, इसका तद्भव क्या होता है? राय या राव। राजा शब्द तत्सम है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य सभी शब्द तद्भव हैं। तो किसान का तत्सम क्या होगा? कृषक होता है। खेत का क्षेत्र होता है और दाहिना का दक्षिण होता है। ठीक, और बायां का क्या होगा वो भी आप लोग बता दीजिएगा, वाम होगा। अब देखिए 68, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, तो सार्वकालिक होगा कि सार्वदेशिक होगा कि सार्वभौमिक होगा कि सार्वजनीन होगा? तो समस्त पृथ्वी से तो भूमि से है ना, मतलब तो वहाँ पे ये सार्वभौमिक हो जाएगा, सार्वभौमिक। ठीक, 68 का सी। तो यहाँ पे दिया है किसके शब्द का क्या मतलब है। यहाँ पे शब्द सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक। ठीक, सार्वभौमिक नहीं है, सार्वभौमिक। इसका मतलब है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। सार्वकालिक का मतलब है कि जिसका संबंध सभी कालों से है। सार्वदेशिक का मतलब कि जिसका संबंध सभी देशों से है। और सार्वजनीन का मतलब क्या होगा? सभी लोगों से संबंध रखने वाला। जन का मतलब होता है लोग ना, तो वही चीज़ है सार्वजनीन। ये सार्वजनीन इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए 69 नंबर प्रश्न है, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः। तो ये पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप पूछ रहा है। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पे पितरी पितरो पितृषु होगा कि पितरी पितरो पितृषु होगा कि पित पितरो पितृषु, पितरी पितरो पितेषु। तो इसमें जो ये है पितरी पितरो पितृषु, ये वाला सही होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे नीचे दिया है अच्छे से, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, यहाँ पूरा दिया है सप्तमी संबोधन तक। और यहाँ पे देख लिया जाए पिता, देखिए यहाँ पे कैसे है। तो यहाँ पे दिया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखिए यहाँ पे पिता, पितरो, पितर। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, कुछ लोग ऐसे याद करते हैं। तो जैसे आपको आसानी हो वैसे याद कर लीजिए। ठीक, तो ऊपर से नीचे याद करने में लगभग आसानी रहती है। ठीक ना, ऐसे याद कर लीजिए, पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितु, पितु, पितरी है पिता। ठीक, और पितरो पितरो पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, पितरो पितरो हे पितरो। और ये है बहुवचन में
पितरः पितॄन् पितृभि पितृभ्य पितृभ्य पितॄणां पितृषु। तो यही वाला सप्तमी विभक्ति वाला पूछ रहा था हम लोगों से, पितरि पितरो पितृषु। तो हो जाएगा। आप देखिए 70 नंबर, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? नदी क्रोशेण कुटिला, नदी क्रोशाय कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला, नदी क्रोशात कुटिला। तो इसका ये नदी क्रोशम कुटिला हो जाएगा। ठीक, हम लोग पढ़े हैं ना, काला ध्वनोरथ संयोगे होता है ना। जैसे किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा नदी क्रोशम कुटिला। देखिए यहाँ पे नदी कोस भर टेढ़ी है वाक्य का संस्कृत अनुवाद नदी क्रोशम कुटिला होगा। अब 71 नंबर, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक असत्य है। तो इसमें से एक असत्य छांटना है हम लोगों को। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो ये सब ठीक है, वियोगात्मक भाषा है, अपभ्रंश के बाद की भाषा है और 1000 ईस्वी से माना जाता है। लेकिन हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, ये गलत है। ठीक, क्योंकि भाषा जो है उसका विकास कैसे हुआ है? संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर हुआ है। जैसे संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश है, तो संस्कृत पाली प्राकृत ये सब यहाँ तक संयोगात्मक है। उसके बाद अपभ्रंश से वियोगात्मकता शुरू हो गई है। तो अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, ये वियोगात्मक भाषाएं हैं। अब देखिए हिंदी का विकास अपभ्रंश के बाद हुआ है। यह एक वियोगात्मक भाषा है जिसका विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है। अब देखिए ये 72 नंबर प्रश्न है। हम लोग कितना तक देखे थे? 71 नंबर। अब 72 नंबर देखा जाए। और इसी में ऐड किया है। देखिए ये दिया है कि सरफुद्दीन यजदी ने सन 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। ठीक, तो हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया विदेश में? सरफुद्दीन यजदी ने 1424 ईस्वी में। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न, शयन में संधि है। शयन में संधि पूछ रहा है। ठीक, तो दिया है ऑप्शन अयादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि। ठीक, ये अयादि स्वर संधि होगी ना। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। शयन से प्लस अन, हम लोग संधि पढ़े हैं तो उसमें ये आया था से प्लस अन, ने प्लस अन नयन होता है, वैसे ही है से प्लस अन शयन अयादि स्वर संधि। यदि ए देखिए ए ऐ ओ औ के बाद कोई विभिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ठीक, और ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। तो ऐ आव आता है तो क्या हो जाता है? वहाँ पे अयादि संधि हो जाती है। इसका ट्रिक भी हम बताए थे उसमें। अब देखिए उदाहरण ने प्लस अन नयन, ये सब उदाहरण है अयादि स्वर संधि का। तो ने प्लस अन नयन हो जाएगा, चे प्लस अन चयन हो जाएगा, पो प्लस अन पवन हो जाएगा, न प्लस अक नायक हो जाएगा, प प्लस अन पावन हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा है पावन में और पवन में, ये पावन है और पवन है, इसमें ध्यान देना है कि जब ओ रहेगा तो मात्रा आ की नहीं लगेगी, तब पवन हो जाएगा, पर बस अ ही रहेगा, पवन हो जाएगा। और जब अ हो जाएगा तो यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी, पावन हो जाएगा। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्त रंग। पंक्तियाँ किस छावादी कवि की हैं? तो जयशंकर प्रसाद की हैं कि सुमित्रानंद पंत की हैं कि महादेव वर्मा की हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं? तो ये निराला जी की रचना है पंक्ति। ठीक, किस रचना में से आप लोग बताइएगा खोज के। ठीक है, देखिए यहाँ पे काव्य पंक्तियाँ दिया है, कवि दिया है। ठीक, तो कौन पंक्ति दिया है, किसकी है? तो वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्त रंग, ये निराला की रचना है, निराला की मतलब पंक्ति है। और सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, ये सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है। और मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख का मन का। तो ये जयशंकर प्रसाद की है पंक्ति। ठीक, अब देखिए ये महादेव वर्मा की पंक्ति है कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ये महादेव वर्मा की पंक्ति है। छायावाद में वैसे भी पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। अब देखिए 74 नंबर, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ तो नागार्जुन की है,
ये कि शमशेर की है कि केदारनाथ अग्रवाल की है कि त्रिलोचन की है। तो तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन। ठीक, तुम्हें सौंपता हूँ 1985 त्रिलोचन की काव्य रचना है। त्रिलोचन की अन्य रचनाएं, तो इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? धरती 1945, गुलाब, ये गुलाब और बुलबुल है। ठीक, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। ये 7 शब्द मिलता है कहीं, ये शब्द जो लिखा है, उस जनपद का कवि हूँ। ठीक, अर्घान नाम से है, फूल नाम है एक, और तथा अन्य कहानी भी कुछ कहानी है, इस नाम से इनकी रचनाएं हैं। अमोला त्रिलोचन की अवधि काव्य कृति है, तो अमोला नाम से लिखे हैं त्रिलोचन। तो इनकी अमोला जो रचना है ये अवधि में है। 1990 ईस्वी में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। तो ये भी ध्यान देना है कि हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो त्रिलोचन। ठीक, अब देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। तो अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न बनता है। तो त्रिलोचन को, और किसने कहा? तो मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये नागार्जुन जो हैं, इनको भी साहित्य अकादमी मिला था। पत्रहीन नग्नगाछ, ठीक, वो मैथिली भाषा में है, तो इनको उस पे साहित्य अकादमी मिला था। केदारनाथ अग्रवाल को भी साहित्य अकादमी मिला है। ठीक, और शमशेर, ये तार सप्तक के कवि हैं। शशधर हनभ, ये किस सप्तक के कवि हैं? ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक, अब देखिए, केदारनाथ अग्रवाल को किस पे साहित्य अकादमी मिला है, आप लोग बताइएगा कमेंट में। अब देखिए 75 नंबर प्रश्न, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए। तो ये पंक्तियाँ किस रचना से हैं और कौन लिखा है? तो देखा जाए ऑप्शन, अंधायुग धर्मवीर भारती, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, एक आत्म वक्तव्य मुक्तिबोध आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। तो ये अंधायुग से है। धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है, बहुत फेमस है। ठीक, इसी में से पंक्ति है। तो देखिए, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। यह पंक्ति धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीति नाट्य अंधायुग, अंधायुग बहुत फेमस है, नेट में तो समझ लीजिए इससे प्रश्न बनता ही है। 1955 ईस्वी, इसका डेट याद रखना है कि प्रथम अंक, इसका प्रथम अंक कौरव नगरी है से लिया गया है। गीति नाट्य से यह याचक का कथन है, यह 5 अंकों का गीति नाट्य है। तो इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, जिसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया है। ठीक, तो महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद की स्टोरी इसमें है। अब 76 नंबर देखिए, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? किसकी रचना है ये? शिवराज भूषण, ये भूषण की रचना है। ठीक, तो इसमें अलंकारों का पूछा है, कितने अलंकारों? 15 हुआ है कि 51 हुआ है कि 99 की 105? तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। अब देखा जाए एक्सप्लेनेशन इसका, शिवराज भूषण रीतिकालीन कवि भूषण द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। इसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार, 1 चित्रालंकार एवं 1 शंकर अलंकार का चित्रण हुआ है। अब 77 नंबर प्रश्न देखा जाए, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो नाटक में अभिनय जो है उसको किस वेद से लिया गया है? ये भरत मुनि किससे माने हैं? तो ऋग्वेद से कि सामवेद से कि यजुर्वेद से कि अथर्ववेद से? तो यजुर्वेद से माने हैं भरत मुनि। ठीक, तो आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद नाट्य अभिनय से लिया गया माना है। इसको ध्यान देना है, कई चीज़ है। ऋग्वेद से पाठ, देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि ऋग्वेद से क्या लिया गया है? पाठ लिया गया है। सामवेद से गान लिया गया है। अथर्ववेद से रस लिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीनों चीज़, ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान तथा अथर्ववेद से रस लिया गया है। ठीक, अब देखिए 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। तो महाकाव्य का इसमें लक्षण दिया है, तो इसमें एक गलत है, उसको हम लोगों को छांटना है। तो दिया है कि इनमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। यह सर्गों में विभक्त होता है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। ठीक, तो यहाँ पे गलत कौन है? इसमें सभी रस प्रधान होते हैं, रस प्रधान के रूप में होते हैं, ये गलत है। ठीक, ये बी वाला।
महाकाव्य में सभी नाटक संधियाँ होती हैं, ये सही है। महाकाव्य का अंगिरस श्रृंगार, वीर तथा शांत रस है। यह सर्गों में विभक्त होता है। महाकाव्य के आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तुनिष्ठ होता है। तो इसमें बी वाला गलत था। अब देखिए, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, कि विलियम ग्राउस हैं, कि जॉर्ज गिलक्राइस्ट हैं, कि फ्रेडरिक पिनकार्ट हैं। तो ये जॉर्ज गिलक्राइस्ट जो हैं, इन्हीं की है रचना, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। ठीक, जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये फ्रेडरिक पिनकार्ट इंग्लैंड के थे। ठीक, हिंदी के भी जानकार। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 के लेखक जॉर्ज गिलक्राइस्ट हैं। उनकी एक और पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 नामक एक प्रसिद्ध रचना है। तो ये भी ध्यान देना है कि हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से ये लिखे हैं। ठीक, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कलकत्ता बुक स्कूल सोसाइटी 1817 तथा आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1833 की स्थापना की। दोनों का डेट पूछता है। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी 1817 और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1833 की स्थापना की है गिलक्राइस्ट। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। तो ये भी ध्यान देना है कि हिंदुस्तानी शैली जो थी इनको सर्वाधिक प्रिय थी। अब 80 नंबर प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, तो अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश। तो यहाँ पे ये एक दिन बोलेंगे पेड़, ये काव्य कृति राजेश जोशी की है। ठीक, और ये अरुण कमल जो हैं, इनको भी साहित्य अकादमी मिला है। सबको देखिए यहाँ पे साहित्य अकादमी जिनको जिनको मिला है उन्हीं को ऑप्शन में रखा है। तो अरुण कमल को साहित्य अकादमी मिला है नए इलाके में। ठीक, और मंगलेश डबराल जो है इनको मिला है हम जो देखते हैं, इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। और उदय प्रकाश को मिला है मोहनदास, ये कहानी है इनकी, इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। अब देखिए, एक दिन बोलेंगे पेड़ 1980 राजेश जोशी की काव्य कृति है। अब इनकी और रचनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। मिट्टी का चेहरा है, नेपथ्य में हंसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दो पंक्तियों के बीच। ठीक, इन पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। चांद की वर्तनी, धूप घड़ी, कपिल का पेड़, गेंद निराली, मिट्ठू की एवं समर गाथा। ये समर गाथा ध्यान देना है। ठीक, ये लंबी कविता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समर गाथा। राजेश जोशी की कृतियाँ हैं। अब देखिए, दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह को 2002 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो ये भी ध्यान देना है, इनको साहित्य अकादमी मिला है, इनसे प्रश्न बना है। अब देखिए 81 नंबर प्रश्न है कि वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो वे दिन वे लोग पूछ रहा है। ऑप्शन देख लिया जाए, निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। ठीक, तो यहाँ पे वे दिन वे लोग है क्या, ये शिवपूजन सहाय की संस्मरणात्मक रचना है। क्या होता है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए हो जाएगा कि वे दिन है, बस देखिए वे दिन कुछ याद आ रहा है इससे, ये बस निर्मल वर्मा की औपन्यासिक कृति है वे दिन, खाली वे दिन रहेगा तो। अब और ये यहाँ पे ये देखिए कि वे दिन वे लोग है, और ऑप्शन में इनको भी रख दिया कन्फ्यूजन करने के लिए। कितना मतलब दिमाग से बनाए हैं ऑप्शन लोग। ठीक, तो ये शिवपूजन सहाय की रचना है, और वे दिन बस पूछेगा तो निर्मल वर्मा को ध्यान देना रहेगा। और देखिए, वे दिन वे लोग 1946 एवं स्मृति से शिवपूजन सहाय की संस्मरणात्मक रचना है, जबकि दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की संस्मरणात्मक कृति है। तो ये भी ध्यान देना है, दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश। ठीक, और इनको साहित्य अकादमी मिला है लोग भूल गए हैं। ठीक, रघुवीर सहाय को। अब देखिए, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है, तो लिपि का विकास कैसे हुआ है वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या दिया है, सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। कि भावमूलक सबसे पहले होगा, सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। कि चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। तो यहाँ ये चित्र सूत्र हम याद कर लीजिए। ठीक, चित्र सूत्र, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, यही होगा, सी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनि लिपि। अब देखिए 83 नंबर प्रश्न है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक आत्मकथा से पूछ रहा है। नेमीचंद जैन,
धर्मवीर भारती, इलाचंद जोशी, उपेंद्रनाथ अश्क। तो ये अश्क की आत्मकथा है, चेहरे अनेक। ठीक है। और इलाचंद जोशी हैं, ये भी आत्मकथा लिखे हैं, इनकी भी आत्मकथा बताइएगा किस नाम से है। तो देखिए, आत्मकथा चेहरे अनेक, आत्मकथाकार उपेंद्रनाथ अश्क। अब 84 नंबर प्रश्न देखा जाए। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है। तो क्या दिया है यहाँ पे, अव दिया है, अप दिया है, परि दिया है, दूर दिया है। तो यहाँ पे परि जो है ये तीनों से भिन्न है। तो कैसे भिन्न है देखा जाए नीचे। तो देखा जाए यहाँ पे दिया है उपसर्ग और उपसर्ग का अर्थ। तो अप दिया है, अव दिया है, दुह दूर या दुस और परि। ठीक। तो अब का प्रयोग कहाँ पे होता है, निषेध के लिए होता है, अपकर्ष के लिए होता है, विकार के लिए होता है, बुराई के लिए होता है। और अव का प्रयोग निश्चय के लिए, अनादर के लिए, निषेध के लिए, कमी के लिए, बुराई के लिए, उतार के लिए, व्याप्ति के लिए। और दुह दूर ये दूस इनका प्रयोग कहाँ होता है, दूषण बुराई के लिए होता है अथवा निषेध कठिनता। और परि का चारों ओर, देखिए अलग है ना इससे, अविता परिता वाला है, परिता चारों ओर, अच्छी तरह, अतिशय, पूर्ण, बुरा। तो ये चारों ओर के अर्थ में है। ठीक। परि तो ये अलग हो जाएगा। अब देखिए 85 नंबर प्रश्न। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है। तो इसको पढ़ेंगे जब तभी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सबको है। ठीक। सबको जानत, फिर सारे जगत, इसका कोई ज़रूरत नहीं समझ में आ रहा था, सारे जगत सबको हो ही गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसमें कौन सा वाक्य दोष है, काव्य दोष है। ठीक। सॉरी, काव्य दोष पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व। तो यहाँ पे ये पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। ठीक। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में पुनरुक्ति काव्य दोष है। इस उदाहरण में जगत के जहान का प्रयोग अनावश्यक रूप से होने के कारण पुनरुक्ति दोष है। ठीक। जगत है और जहान है, दोनों एक ही चीज़ है। जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया हो, वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। ठीक है। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न। नमा शब्द के योग में विभक्ति होती है, नमा स्वस्ति स्वाहा ऐसे रहता है ना। तो प्रथमा होगी कि द्वितीय होगी कि तृतीया होगी कि चतुर्थी होगी। तो यहाँ पे चतुर्थी होगी। नमा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसमें कहाँ कहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है यहाँ पे दिया है। ठीक। तो दिया है रुच्यार्था नाम प्रियमाण, रुचि तथा इस धातुओं के योग में प्रियमाण जैसे जिसे प्रसन्न किया रहा हो की संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी इसमें भी। अब देखिए क्रियार्थोप पदस्य च कर्मणि स्थानिनः, क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद में और तुमुन अर्थ की क्रिया का प्रयोजन हो तो तुमुनंत अप्रयुज्यमान क्रिया के कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक। अब देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऊपर वाला ये सब नहीं भी आएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरा ध्यान देना है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसड़ योगच्च। ठीक, यह है ना। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलम तथा वसट के योग में चतुर्थी होती है। ठीक है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा ध्यान देना है कि इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न। अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। तो यहाँ पर रस पूछ रहा है। तो पहले नंबर तो इसमें कन्फ्यूजन ये होगा कि वात्सल्य रस लगेगा, लेकिन वात्सल्य रस है नहीं। यहाँ पे चकित है ना, इसलिए यहाँ पे अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। इन पंक्तियों में अद्भुत रस निहित है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा माने जाते हैं। इस रस का आलंबन अलौकिक चरित्र, दृश्य अथवा विचित्र वस्तु है। ऐसे चरित्र या वस्तु के संबंध में सुनना या उन पर बार बार विचार करना उद्दीपन है। आंखें फाड़कर देखना, रोमांच, स्तब्ध हो जाना, अवाक हो जाना आदि अनुभाव है। भ्रम, हर्ष और सुख की चंचलता, प्रलाप आदि संचारी भाव है। अब 88 नंबर प्रश्न देखा जाए। ये पंक्ति पूछा है। तो पंक्ति क्या पूछा है कि
पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरी दास, पद्माकर, देव, ग्वाल। तो ये नेही नागरी दास की है। ठीक, ये पंक्ति नेही नागरी दास की है। और काव्य पंक्तियां यहाँ पे दिया है और कवि दिया है, कौन किस पंक्ति की, किस कवि की पंक्ति है। ठीक, तो हम लोग ये तो हो ही गया था कि पौन मया कर घूंघट टारे, दया कर दामिनी दीप दिखावे, तो नेही नागरी दास की है। और नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पद्माकर की है। ठीक, अब देखिए, प्रेमहीन प्रिय वेश्या है श्रृंगार आभास, तो ये देव की है पंक्ति। और ये है फाग में कि बाग में कि भाग में रही है भरी, राग में कि लाग में कि सोहे खात झूठी में, ये तो कवि ग्वाल की है पंक्ति, ये भी ध्यान देना है। अब 89वां प्रश्न है, ये देखिए, यही प्रश्न कह रहे थे हम। ये पूछा है कि संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, रैदास हैं ये, सुंदरदास, रज्जब। तो ये सुंदरदास जो हैं सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। संत काव्य परंपरा के कवि सुंदरदास अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध हैं। सुंदरदास संस्कृत के साथ साथ फारसी के भी विद्वान थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, इनकी रचनाएं हैं। संस्कृत ब्रज भाषा में है सुंदर विलास। अब 90 नंबर प्रश्न है, आज का ये अंतिम प्रश्न है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? शुक्ल जी पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन की सुजाउद्दौला। तो ये मगन ठाकुर ने करवाया था। ये पूछ रहा है किसने किया था, तो आलो उजाला को लगाया जाएगा। ठीक, पद्मावत 1940, यहाँ पे 1540 रहेगा। सूफी काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो अवधी भाषा में लिखा है। पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया है, जबकि इसका बंगला अनुवाद मगन ठाकुर ने कराया था। तो ये भी पूछ देगा कि मगन ठाकुर ने कब कराया था। तो देखिए, इसको याद करने का बस आसान तरीका है, ये 1540 है। ठीक, इसमें जोड़ दीजिए कितना वर्ष, 110, तो हो जाएगा 1650। अरे ज़्यादा हो गया कुछ, 1650 ये रहेगा ऐसे। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान देना है कि 1650 में मगन ठाकुर ने आलो उजाला से पद्मावत का बंगला अनुवाद करवाया था। ठीक, तो बस हम लोगों का हो ही गया। अब इसके बाद देखा जाएगा 30-35 प्रश्न और बचा रहेगा, उसको हम लोग देख लेंगे तो पूरा हम लोग का टीजीटी का पेपर समाप्त हो जाएगा, 1 से लेकर 21 तक। और उसके बाद हम लोग पीजीटी का पेपर देखेंगे। ठीक है, तो पीजीटी का पेपर देखने के बाद यूथ का देखा जाएगा। यूथ में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न है, यूथ में तो बहुत ज़्यादा प्रश्न है। इतना है कि हम लोग उसको देखेंगे तो उसमें देखते ही रह जाएंगे, लेकिन उसको देखना है, क्योंकि उसको देख लेगा जो सही से, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही प्रश्न ज़्यादा संभावित रहता है कि पूछेगा, और इसको पढ़ने से भी आइडिया लगता है कि हम लोग क्या पढ़ना है। ठीक, तो प्रीवियस ईयर सबसे पहला काम ये है हम लोगों का कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा हल कर लें, पूरा एकदम अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन देख लें कि कैसे क्या उसमें है। ठीक, और बस डायरेक्ट ये भी पढ़ना सही नहीं है कि बस पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने कराया था, किसने किया था, आलो उजाला। ये भी पढ़े नहीं कि किसने कराया था, तुम पूछ लेगा अगली बार कि किसने कराया था, तो आलो उजाला याद रहेगा, तो वही लगा के चले आएंगे, तो गलत हो जाएगा। तो इस बार गलती कोई नहीं करना है। ठीक, तो धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।